दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT मंथन में। और आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, लेकिन हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट से, क्योंकि बेयर एक्ट से पढ़ने में हमको जो है उसकी भाषा शैली को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल अधिकार को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी मिलने के बाद जो है यहाँ पे जो है संविधान सभा में बहस चर्चाएं हुई, जिसके फलस्वरूप कुछ मूल अधिकार हमको दिए गए। जो मूल अधिकार हैं वो हमको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 to 35 तक हमें मिले हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो जो है भाषा शैली वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो होगी, संविधान की, ठीक है, तो वही रहने वाली है। और उसको मैं सरलीकरण करके आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, जो भी वीडियो देखिए, एक जना भी वीडियो देखिए मेरे लिए वो भी बहुत होता है। ठीक है, तो अगर फ़ायदा मिले तब। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, जस्ट सेकेंड। ओह शिट, एक काम करती हूँ, मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, अब ये मैंने अच्छे से डाउनलोड कर लिया है PDF में, तो अच्छे से आसानी होगी। तो देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, लिख लो उसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार की और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकार हैं। इसको मैं इसकी भाषा पहले समझ लो कि यहाँ कहा गया है कि इस भाषा में अन्यथा कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि अन्यथा अपेक्षित ना हो। ठीक है, भारत सरकार, संसद, राज्य के प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानसभा, विधानमंडल, राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकार। ठीक है, अब ये कुछ शब्द आपके अंदर चले गए होंगे दिमाग में, तो मैं बताती हूँ क्या है इसका मतलब। ये कह रहा है कि जो नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार से संबंधित जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से जो प्राधिकरण हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसे कोई राज्य के निकाय हो गए और कोई राज्य से प्रदत्त संस्था हो गई, वो इसके अंतर्गत आएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 12 है, इसमें स्पष्टता से राज्य को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन राज्य के भीतर आएगा। एक तो विधानमंडल, संसद, राज्यों की सरकारें, ठीक है, और स्थानीय और अन्य प्राधिकार। तो इसको मैं एक लिस्ट बना के दे देती हूँ कि राज्य के अंतर्गत कौन आएगा। इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि राज्य हम किसे कहेंगे। फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन कौन से फंडामेंटल जो है आपकी संस्थाएं हैं, निकाय हैं, राज्य, वो बताया गया है। आई एम सॉरी, मैंने फंडामेंटल बोल दिया पहले। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, लिख लीजिए। पहला है संसद आएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लेना। हाँ, विधानमंडल आएंगे, ठीक है, कार्यपालिका, और यहाँ पे विधानमंडल होगी, कार्यपालिका आएगी यहाँ पे, तथा पंचायतें भी तो आएंगी। ठीक है, जब नगर पालिका भी आएगी, जब पंचायत नगर पालिका भी तो आएगी, नगर पालिका लिख लो।
नगरपालिका, संसद, विधान मंडल, कार्यपालिका, पंचायतें, नगरपालिका, बंदरगाह भी आएंगे, और सुधार ट्रस्ट जो भी प्राधिकरण हैं जो भारत के क्षेत्र में मौजूद हैं या भारत सरकार की देख रेख में काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो भारत के क्षेत्र में मौजूद हैं या भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जैसे गेल हो गया, LIC हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गया। ठीक है, ONGC, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सब जो हैं आपकी विधान जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये लिस्ट एक बार बना लीजिएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन उठा क्योंकि न्यायपालिका का नाम मैंने लिया ही नहीं। तो न्यायपालिका राज्य है नहीं है ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन हाँ ये जरूर स्पष्ट है कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत तो वे राज्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 12 मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब मैं ये बता दूं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। आता है तो पढ़ लिया आपने, नहीं आता है कौन बात। देखिए मैं एक पैराग्राफ बोल रही हूँ, उसको आप लिख लीजिए। देखिए जैसे कि राज्य शब्द का जो इस्तेमाल है, लिखना है राज्य शब्द का इस्तेमाल सामान्य अर्थों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है। फिर से बोल रही हूँ, ये लाइन लिख लीजिए। राज्य शब्द का इस्तेमाल सामान्य अर्थों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है। व्यापक अर्थ में किया गया है। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से न्यायालय ने इस अनुच्छेद के दायरे अनुच्छेद 12 के निर्माताओं की मंशा से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। राज्य की परिभाषा में उल्लेखित सभी एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। मतलब अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति नहीं आएगा, राज्यपाल नहीं आएगा, MLA ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो साधारण कानून व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए पर्याप्त हैं। इस पैराग्राफ को लिख लो। साधारण कानून व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन, शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं। साधारण कानून व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अधिकार के उल्लंघन और शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं, ये लिखना है। इसीलिए व्यक्तियों को राज्य के कार्यों से संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी मतलब जो कानून बनाए गए हैं, एक तो राज्य से बचाव के लिए, क्योंकि मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता, वो हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य मनमाने तरीके से, यानी जो सरकार है वो मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के जो अधिकार है उसका हनन भी नहीं होना चाहिए। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों का या व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, मतलब किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन का भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यही तो परेशानी है, बार बार PDF इधर से उधर हो जाती है। थोड़ा वेट कीजिए, हाँ मैं इसको निकालती हूँ अभी, या आप वीडियो को आगे बढ़ा लेना।
16 में कहाँ पहुँच गए, ये रहा 12। ठीक है, तो सर्वोच्च जो न्यायालय है प्रसिद्ध, उसका जो एक निर्णय है वो आपको सुनना होगा। ठीक है, तो पहली बार, उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकार शब्द के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना अन्य प्राधिकार, इसके मतलब अन्य का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, नाम लिख दिए हैं डायरेक्ट, पर अन्य प्राधिकार के अंदर किसे हम ला सकते हैं, जैसे BCCI हो गया, जी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ का एक केस था, वो पढ़ाऊंगी अभी। तो अन्य प्राधिकार का मतलब कि हम कैसे मान लें, हम तो ऐसे किसी को भी राज्य मान लेंगे। तो अन्य प्राधिकार के यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, राज्य की परिभाषा में एक संगठन में शामिल से अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो रीट क्षेत्राधिकार थे उसके लिए उत्तरदायी यह हो जाना चाहिए है। यहाँ पे अनुच्छेद 32 भी आ जा रहा है। ठीक है, रीट किसके, हम राष्ट्रपति के लिए रीट याचिका दायर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कर भी सकते तो उसको अनुमति से दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम राष्ट्रपति पे वैसे तो मुकदमा चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल पे भी नहीं चला सकते हम। तो इस तरीके से अब देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक जो फैसला था वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 12 है ना, उसमें अन्य प्राधिकार शब्द का उल्लेख किया गया है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। ठीक हो गया। अब इसीलिए इसकी जो व्याख्या है काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ा कि इसे परिभाषित कैसे किया जाए, और इसके लिए न्यायिक व्याख्या में समय के साथ कई चेंजेस हो जाए। देखो, सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने फैसलों को पलट भी सकती है। ठीक है, उसने पहले जो बोला कुछ साल पहले, ज़रूरी नहीं होगा उस परिस्थिति के अनुसार, उस वर्ष में उसने जो निर्णय दिया होगा वो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग बोला होगा, और उसी परिस्थिति, अगर उसने वही बात को पलट दिया अगली बार, तो वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही बताता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अनुच्छेद 21 पढ़ हो गया, उसकी विस्तार, पहले उसका संकीर्ण व्याख्या की गई थी अनुच्छेद 21 का, फिर बाद में विस्तारित किया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि व्याख्या की काफ़ी कठिनाई हुई। न्यायिक व्याख्या में समय के साथ कई बदलाव आए। अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकार शब्द के संबंध में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। जैसे एक केस, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, उन्नीस सौ इक्यासी, ये एक केस है। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 का एक केस है। इस केस में कहा गया है अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब में कि मामले में न्यायालय ने माना कि यदि कोई निकाय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है, अगर कोई निकाय है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ गया, तो मूल अधिकार का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ रीट दायर की जा सकती है। इसने रीट क्या होता है वो अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए 6 कारक परीक्षण दिए हैं, जिसमें निगम, सोसाइटी, सरकार की एक एजेंसी और क्या इसे भारत के संविधान के 12 प्रयोजनों के लिए एक राज्य माना जा सकता है। तो ये केस जो है आपको देखना है। ठीक है, 6 कारक परीक्षण बता देती हूँ। 6 कारक परीक्षण अनुच्छेद 12 के। सबसे पहला है शेयर पूंजी। दूसरा है वित्तीय सहायता, लिख लेना। शेयर पूंजी का मतलब है कि क्या कोई जो निगम है वो शेयर पूंजी सरकार के पास, जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर तो जानते ही होंगे, तो ऐसा कोई निगम है, ऐसी निगम है कोई, वो क्या बोलते हैं, किसी मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आ रहा है उसका शेयर पूंजी, तो वो एक कारक हो गया। सेकंड है वित्तीय सहायता। अगर राज्य ने वित्तीय सहायता के दौरान उसके व्यय को लगभग पूरा कर दिया हो, ठीक है, निगम के लगभग व्यय को,
मतलब निगम ने भी थोड़े पैसे दिए पर सरकार ने ज़्यादा पैसे दिए, तो वो राज्य सरकार की निकाय के अंतर्गत आ जाता है वो निगम। फिर तीसरा एकाधिकार स्थिति। एकाधिकार स्थिति एकाधिकार स्थिति में क्या होता है? एकाधिकार कि क्या निगम को राज्य प्रदत्त या राज्य संरक्षित एकाधिकार स्थिति प्राप्त है। कोई निगम है, अगर राज्य का उसमें एकाधिकार है तो वो है। एक शेयर पूंजी होगी, वित्तीय सहायता होगी, एकाधिकार स्थिति होगी, राज्य नियंत्रण। क्या व्यापक राज्य नियंत्रण है? अगर व्यापक राज्य नियंत्रण है उस निगम में तो राज्य का नियंत्रण होगा। निकाय का कार्य। क्या निगम के कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं? निकाय अगर कोई संस्था है या निकाय है, अगर उसके जो लोक कल्याण की भावना उसमें निहित है और वो सार्वजनिक महत्व के कार्य कर रहा है और सरकार से कार्यों की निकटता से संबंधित है, तो वो निकाय है। और है लास्ट विभाग। क्या सरकार कोई विभाग किसी निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है? ठीक है, सरकार को कोई विभाग जो है निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है किसी निगम को, तो वो विभाग है। यानी कि सरकार ने किसी निगम को जो है विभाग सौंप दिया हो निगम को, तो वो सरकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये है 6 कारक परीक्षण। पहला लिख देती हूँ, इसको लिख लो कॉपी में। शेयर पूंजी। दूसरा वित्तीय सहायता। तीसरा एकाधिकार स्थिति। चौथा राज्य नियंत्रण। पांचवा विभाग। और छठा है निकाय के कार्य। ठीक है। अब एक जी टेलीफोन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का एक केस था, बता देती हूँ। यही बीसीसीआई वाला केस था वो। इस मामले में जो तर्क दिया गया कि क्या जो सीसीआई है भारतीय संविधान के सीसीआई था वो, सीसीआई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए और इसे राज्य कहा जाएगा। सीसीआई की स्थिति जो है निर्धारित करने के लिए 6 कारक परीक्षण का प्रयोग किया गया, जो मैंने बताया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 12 के तहत सीसीआई के राज्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यह संस्था किसी कानून द्वारा नहीं बनाई गई थी। साथ ही इस पर वित्तीय, कार्यात्मक, प्रशासनिक रूप से सरकार का प्रभुत्व भी नहीं था। इसीलिए यह माना जाएगा सीसीआई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। परिणाम क्या हुआ कि भारत की विधि आयोग ने कानूनी ढांचा सीसीआई बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शीर्षक वाली रिपोर्ट 2075वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सीसीआई को आरटीआई तहत लाया जाए। अक्टूबर 2018 में केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला सुनाया कि सीसीआई आरटीआई अधिनियम के तहत आता है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अपने तंत्र के तहत देश के लोगों के प्रति वह जवाबदेह है। तो क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक राज्य है? संविधान के अनुच्छेद 12 में विशेष रूप से न्यायपालिका को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर देने के लिए कि क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें न्यायपालिका के कार्य को देखना होगा। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं न्यायिक भी होते हैं और गैर न्यायिक भी होते हैं। जब वो गैर न्यायिक कार्य करती है तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार एक प्रशासनिक निर्णय या न्यायपालिका द्वारा अपने कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए बनाए गए नियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी जा सकती है। जब अदालत न्यायिक कार्य करती है तो वह राज्य के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार किसी न्यायालय के न्यायिक निर्णय के मूल अधिकारों के उल्लंघन मान की चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1-2 केस हैं। रूपा अशोक हुर्रा मामला 2002। 10 अप्रैल 2002 को उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित स्थिति है कि किसी न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक कार्रवाई में पारित कोई भी न्यायिक आदेश भाग 3 के
तहत दिए गए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का संविधान अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारों के दायरे में नहीं आता है। रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य 2015 मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राज्य में न्यायपालिका समेत राज्य के 3 अंग शामिल हैं। अदालत ने कहा कि जब अदालत अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रही है तो उसे राज्य नहीं माना जा सकता। हालांकि रिट क्षेत्राधिकार न्यायपालिका की प्रशासनिक कार्रवाई पर लागू होता है। अंततः यही है कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो जो मैंने इतनी अभी जो है लाइनें पढ़ी, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मैं उसको समझाने का प्रयास करती हूँ। जो मैंने आपको 6 कारक परीक्षण बताए थे ना, उसी के आधार पे जी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ में CCI जो था, क्या था CCI, उसको राज्य के अंतर्गत माना जाए कि नहीं माना जाए। सबसे पहली बात, उसकी स्थापना किसी राज्य द्वारा तो की नहीं गई थी, तो कैसे माना जाए। फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सूचना के अधिकार 2005 केंद्रीय सूचना आयोग 2075वीं रिपोर्ट आई, तब हमको पता चला कि ये जो है राज्य के अंतर्गत, इसको CCI को माना जाता है वर्तमान में, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जो है एक रूपा अशोक हुर्रा मामला था। मिसेस अशोक और मिस्टर हुर्रा, ठीक, मिस हुर्रा और मिस्टर हुर्रा, इन दोनों का जो है डिवोर्स केस चल रहा था। तो अंततः उनका डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, तो वो एक केस था, उसमें बहुत सारी जो है टर्म्स आपको पता चलेगी। आप उसको लगाना है सर्च में, मतलब सर्च में एक बार देखना है केस को। एक रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य 2015 और रूपा अशोक हुर्रा मामला 2002। ठीक है, वरना क्लास बहुत लंबी चल जाएगी, कुछ आपको भी सर्च कर देना चाहिए। ठीक है, अब मैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आ जाती हूँ। बहुत देखो 21 मिनट हो गया अनुच्छेद 12 को बताने में। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र के प्रवर्ती सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंध में असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो पहले तो ये पहले वाले ही बता देते हैं। इस संविधान के प्रारंभ में क्या बोला है, इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक उस भाग से उपबंधों से असंगत है। देखो, मान लो ये कोई कानून है, ये गोलक कानून है जो संविधान से पहले था। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि हस्तक्षेप कर रही है, तो हम उतने हिस्से को क्या कर दें, हटा दें। ये लो, ये वाले कानून को हमने हटा दिया, मतलब ये वाले हमने जो संविधान में था उसे हमने हटा दिया और बाकी हिस्से को रहने दिया। ठीक है, ये हिस्से को हमने रहने दिया और इसको हमने इतना कानून उसको असंगत माना गया, छुपा दिया हमने उसको। ठीक है, तो हाँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले की बात, यानी कि जब संविधान नहीं बना था उससे पहले ठीक जो बने थे ठीक है कानून बने थे, उसमें जो है राज्य क्षेत्र पर सभी विधियां उस मात्रा तक हम उसे शून्य कर देंगे, मतलब हम उसको हटा देंगे कि जिस माने वो असंगत है, मतलब उतना ही हिस्सा हमको हटाना है जहाँ तक वो असंगत है, बाकी हिस्सा हमको वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, सेकंड है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये तो सेकंड वाला तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है या इस खंड के उल्लंघन में बनाएगी। प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। जब तक वो उल्लंघन करती है तब तक ही शून्य रखना है उसको, और जब नहीं रहेगा तो उसको हम दोबारा भी ला सकते हैं। ठीक है, और देखो तीसरा में, इस विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, इसको याद कर लो, विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र की विधि का बल रखने वाला कोई मतलब कानून को बल देने वाला कोई ऐसा अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, विनियमन है, अधिसूचना है, रूढ़ि है या कोई प्रथा है। ठीक है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा
इस संविधान के प्रारंभ से पहले बनाई गई विधि है जो पहले निरसित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि है या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशेष क्षेत्र में परिवर्तनीय नहीं है। इस अनुच्छेद में, ये बाद में इंक्लूड किया होगा इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के संशोधन से लागू नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना। जो कुछ शब्द मतलब आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड आने चाहिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी के वर्ड्स आपको डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करी जा रही है, एक तरीके से आप इसे मान लो। ठीक है, अब वीडियो बड़ी बन रही है तो क्या करें, अब 35 तक देखते हैं, 35 तक हो पाते नहीं, वरना कोई बात नहीं, हम हाफ कर देंगे। अगर वीडियो पूरी भी बन जाती है तो आप हाफ करके देख लेना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है क्या बोल रहा है कि उन सभी कानूनों को संबोधित करता है जो मूल अधिकारों के साथ असंगत है या उनका उल्लंघन करती है। तो मैंने बता दिया था। ठीक है, कोई विधि है, अगर कोई विधि है उसको बल दे रहा है अगर, तो ऐसा कोई कानून है, अध्यादेश है, नियम है, विधिवन है, रूढ़ी है, प्रथा है, तो हम उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप से कैसे होगा कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई स्थायी कानून है। अस्थायी कानून जैसे राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश हो सकता है, और इसमें वही है आपका अध्यादेश, आदेश, उपकानून, विनियम, अधिसूचना, तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत का आधार आता है। न्यायालय और नागरिकों को विधायी और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में सहायता करता है। ये हाँ जो पावर है ना, ये वाली पावर इस सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 को प्रदान की गई है, जो भाग 3 के तहत प्रदान किए गए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 13 के बाहर प्रावधान हो, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि अनुच्छेद 13 वैधानिक कानूनों संबंधित इसमें न्यायालयों द्वारा घोषित कानून या अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश या आदेश शामिल नहीं। ठीक है, इसमें आदेश शामिल नहीं होंगे 142 के तहत। जो न्यायिक समीक्षा है, यह सरकार की एक विधायी और कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है। जो हमारी गवर्नमेंट है और विधायी और कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा हमको करनी है किसी चीज़ का, तो उसकी वैधता यह निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति को संदर्भित करता है। भारतीय न्यायपालिका के पास जो है सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक शाखाओं होती हैं जो उसके कार्यों की जांच करने की शक्ति है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन निकायों के कार्य संविधान के प्रावधानों का पालन करते हैं। भारत में विधि का शासन है और संविधान देश का सर्वोच्च कानून। कोई भी कानून जो संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता है उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कि आपको अनुच्छेद 13 के तहत क्या कानून माना जाएगा संवैधानिक संशोधन को। हालांकि अनुच्छेद 13 के तहत दी गई कानून की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य 1973 उच्चतम न्यायालय ने माना कि संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। ठीक है, एक अभी तो यहाँ पे बेसिक बता रही हूँ बस। केस का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद भारती मामला वर्सेस केरला। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल ढांचा, अगर कोई संवैधानिक संशोधन करता है, अगर वो जो है संविधान के मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका आधार है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि उसको उसका हिस्सा जो है उस पर प्रभाव उस पर डालता है, तो वो संशोधन अवैध माना जाएगा। ठीक है, आपको दो चीज़ें क्या बोलते हैं सर्च करके देखना। एक तो है आच्छादन का सिद्धांत, विच्छेदनीयता का सिद्धांत।
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, ये सारे सिद्धांत आपको देखने चाहिए। वैसे तो मैंने समझाया था ना कि आधा भाग उसका हम ढक देते हैं और वो वाला जो बताया था वही वाला है, ठीक है। फाइनली अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, ठीक है। 30 मिनट तो हो ही चुके हैं, देखते हैं आधे घंटे में कितना हो पाता है। विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति विधि की समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये बस इतना बोल रहा है कि जो विधि के समक्ष समता है ना, उसमें जो है कानून सर्वोपरि है, ठीक है, कानून सर्वोपरि है। जबकि कानून का समान संरक्षण यानी परिस्थितियों के अनुसार हमको जो है कुछ विशेषाधिकार भी देने चाहिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का यहाँ पर अभाव होता है। मैं ये कहना चाहूँगी, बस देखो एक बार फिर समझ लो कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दो टर्म है। यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक है समक्ष समता और एक है समान संरक्षण, ठीक है। समक्ष समता, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। जो समक्ष समता है, मान लो उदाहरण से समझो कि कोई व्यक्ति जो है जिसकी मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, कुछ स्पेशल चाइल्ड, तो वो स्पेशल चाइल्ड को हम कोई विशेषाधिकार नहीं दे सकते। मतलब सबको समान मानना है, सभी समान है। जब आपको समान मानने का वो होता है, आपको जब सबको समान माना जाता है तो उसमें कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं लगाते हैं। मतलब सभी को समान कानून, सभी समान अधिकार दिए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे कि यहाँ नो SC ST OBC क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है आजकल, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि विशेषाधिकारियों का अभाव बोल रहा है। ये समक्ष समता, सभी समान है और समान संरक्षण है कि कुछ स्पेशल चाइल्ड है, हमने उनको समाज में समान लोगों में बराबरी का दर्जा देने के लिए उनको थोड़े विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे वो थोड़े प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, अक्सर हम देखते हैं, तो उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डांसिंग प्लेटफॉर्म, सिंगिंग प्लेटफॉर्म हो गया उनके लिए, और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उनमें थोड़ा उनको प्रिविलेज दिया जाता है। वैसे ही रिजर्वेशन में भी जो नीचे का तबका होता है, यानी जो समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाता है या बहुत पिछड़ा वर्ग होता है, जो समाज में उठ नहीं पाता है इतना, उसको हम यहाँ पे समान संरक्षण के अंतर्गत हम क्या देते हैं, विशेषाधिकार का प्रावधान करते हैं, ताकि वो भी जो है समाज में उनको भी एक समान दर्जे पे ला सके। जैसे ही वो उस परिस्थिति में आ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, जिस दिन ये सारी परिस्थिति समाप्त हो जाएंगी ना, उस दिन से जो समता है ये वाला, वो भी लागू होना चालू हो जाएगा पूरी तरीके से। हमारा है एक विविधतापूर्ण देश है, इसीलिए हमको ये दोनों टर्म्स अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये वाला टर्म्स हम ज़्यादा अपनाते हैं और ये वाला टर्म हम उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपना लेंगे जब आएगा, ठीक है। अब है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। इसमें क्या होता है कि राज्य नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी इन 5 हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। इस आधार पे आपको किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 अनुच्छेद 15 उसी के अंतर्गत है। 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश
ठीक है। दुकान में भी आपको, और सार्वजनिक भोजनालय, होटल, यहाँ पे आप किसी को ऐसे ही रोक नहीं सकते हो कि आप नहीं आ सकते हो। पूर्णतः यह भागतः राज्य निधि में पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्थान घाट, सड़कों जो सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं ना, सभी चीज़ समागम, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी का कौर खौ है ये। और फिर के संबंध में किसी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य स्त्री बालकों की कोई विशेष उपबंध के निवारित नहीं करेगा। निवारित माने मना नहीं करेगा। अगर हम स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेषाधिकार को बनाना चाहते हैं और उनको देने चाहते हैं, जैसे उनकी शिक्षा से रिलेटेड हो गया, ठीक है, प्रसूता सहायता दे दी स्त्रियों को, तो हम जो है राज्य उसको निवारित नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, ठीक है। निवारित नहीं करेगा यानी कि मना नहीं करेगा, ठीक है, वो बना सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड, जब हम 29 दो खंड पढ़ेंगे ना, कि कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, ठीक है, ये क्लॉज 4 है, ठीक है, पिछड़े हुए नागरिकों का क्या हम कह सकते हैं, जनजाति उन्नति के विशेष प्रावधान की अनुमति यहाँ देता है, ठीक है। 29 खंड 2 को हम यहाँ पढ़ते हैं। एक बार 29 खंड 2 देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं उस आर्टिकल को। ट्वेंटी 25 आ गया, 29 ये रहा आर्टिकल 29(2). यहाँ कहा जा रहा है राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि सहायता पाने वाला शिक्षा संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। शिक्षा और कोई सहायता दे रहा है तो धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, यहाँ क्या कह रहा है, धर्म से भी, मूल, वंश से भी, जाति से और भाषा में किसी भी नागरिक पे हमने क्या कर सकते, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। आप पढ़ो उस आर्टिकल को जो हम पढ़ रहे थे, 15(4) ना। यहाँ पे अब देखो, अच्छा सॉरी 19, हाँ ये रहा 29 का खंड 2 पढ़ लिया ना हमने, क्लॉज 2। तो उसमें क्या क्या आ गया है खंड 2 में, कि शिक्षा के लिए हम भाषा, मूल, वंश, जाति में हम नहीं कर सकते, सभी को एडमिशन देना पड़ेगा। तो कोई भी बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों से उन्नति, अनुसूचित जाति, SC और ST की बात चल रही है, OBC की बात अभी यहाँ आर्थिक पिछड़े वर्ग की यहाँ बात बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है। फिर क्लॉज 2 19 खंड 1 उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने में निवारित नहीं करेगा। यहाँ ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं, चाहे वे राज्य की सहायता प्राप्त हों या नहीं हो, प्रवेश से संबंधित है। इसके लिए हमको 19 का खंड 1 और अनुच्छेद 30 का खंड 1 हमको ये करना पड़ेगा पहले। हालांकि हम पढ़ेंगे लेकिन एक बार नज़र डाल देते हैं। जस्ट सेकेंड, 21 और ये है 19 का 6, ये रहा, ये देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों से युक्त निर्बंधन, जहाँ तक कोई युक्ति निर्बंधन जहाँ विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन में प्रभावी नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। विशेषता उक्त खंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार लिख दे, हाँ कारोबार होगा, आवश्यकता, वृत्तिक तकनीकों
अर्हताओं राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिकों के लिए पूर्णतः और भागत अपवर्जन करने में अन्यथा चलाए जाने से है। अब हम वहीं चले जाते हैं दोबारा, यहाँ पे चल रहे थे ना हम। यहाँ पे कहा जा रहा है अनुच्छेद 5 में डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। 93वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 2005 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके तहत जो राज्य होते हैं ना, नागरिकों के किसी भी सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त ना हो, सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनके परिवेश से संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। हालांकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है, ठीक है। यानी कि 93 संशोधन क्या कहता है, मैं आपको सीधे से बताती हूँ। जो सामाजिक यानी सोशल, शैक्षणिक रूप यानी कि एजुकेशनल, पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति SC ST होते हैं, उनको निजी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो यानी कि राज्य उनकी सहायता करता हो या ना करता हो, उन्हें प्रवेश एडमिशन देने से रोका नहीं जा सकता। केवल हालांकि जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनको इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे प्रवेश से आप वंचित नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को, ठीक है। 93वां संशोधन कहा जाता है। और ये 15/4 वाला बता देती हूँ। ये 15/4 वाला है ना, जो ये वाला, ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था कि जो SC हैं ST हैं, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी जाएगी। जैसे कि आरक्षण हो गया आपका, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं की सीटों में आरक्षण दे दिया जाएगा। इसके लिए अभी हम कुछ केसेस भी पढ़ेंगे बाद में। और ये तो 93वां संशोधन हो गया है। अब छठा वाला, इस अनुच्छेद का अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 से उल्लेखित वर्गों में विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों में नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों को, चलो ये थोड़ा टिपिकल हो रहा है तो मैं सीधे से बता देती हूँ। 15/6 ये कहते हैं ना सीधे सीधे कि 103वां, इसमें 103वां संशोधन आएगा, ठीक है। 2019 की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, 6-7 साल पहले की बात है। कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की उन्नति पर विशेष, मतलब जो इकोनॉमिक सेक्शन के तहत वीक है, पैसे रिलेटेड नहीं है, मतलब जिसके पास जो पैसे के कारण शिक्षा से वंचित हो जा रहा है, तो उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, उनको उन्नति के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य है, उनके अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, चाहे वो गैर सहायता प्राप्त हो, सहित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश ऐसे वर्गों के लिए 10% यानी कि 10% सीटों को आरक्षित करने की अनुमति देता है। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा जो समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये है पहला संशोधन 1951 धारा 2 कब जोड़ा गया, 2005, 2006, 2019, ये 103वां, हाँ 103वां पहला और 93, ठीक है। तो ये है। अब है अनुच्छेद 16। 15 और 16 को हमेशा साथ में ही पढ़ना चाहिए, ओके। 18 तक कंप्लीट करने की कोशिश, 16 पढ़ाती हूँ, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, आगे पढ़ाएंगे। लोक नियोजन के विशेष अवसर।
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित नियुक्ति संबंधी विषयों पे सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी भी आधार पर कितने आधार हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, 7 है। इनमें किसी भी अधिकार ना तो नागरिक अमात्र होगा ना उससे विभेद किया जाएगा। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, केवल नागरिकों के सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता है। इस अनुच्छेद में कोई संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से मना नहीं कर सकता, निवारित नहीं कर सकता उनमें भी किसी स्थानीय अन्य प्राधिकार के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजित या नियुक्ति से पहले उस राज्य से संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में उनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ये सीधे सीधे बोल रहा है कि अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने का यह दावा नहीं करता है और अनुच्छेद संसद की किसी राज्य, केंद्र शासित स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार में कुछ रोजगार की नियुक्ति को निर्धारित करता है, निवास को निर्धारित करता है। यानी कि जैसे कि बिहार राज्य है, तो जो बिहार राज्य है वहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स लगा दे कि इस कंपनी में ना जो है आपको बिहार के जो नागरिक हैं, ठीक है, उन्हीं को, वैसे तो भारत के ही नागरिक कहलाते हैं लेकिन जो निवासी है वहाँ का बिहार का, उसी को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो राज्य ऐसा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर पलायन हो रहा है, वो देख रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है राज्य में, तो वो ऐसा कर सकता है। इसीलिए संसद ने एक कानून सार्वजनिक रोजगार निवास आवश्यकता अधिनियम 1957 पारित किया है, जिसमें जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को छोड़कर जो है यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा, अभी भी ऐसे प्रावधान है वहाँ पे, मतलब ठीक है। पहले वहाँ भी थे आंध्र प्रदेश, मणिपुर में, पर अब नहीं है। सॉरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, लेकिन अब नहीं है। 16(4) क्या बोल रहा है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में ना नियुक्तियों को, पदों का आरक्षण प्रदान कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पे परिणाम वरिष्ठता, पदोन्नति के मामले में सीटों को आरक्षण का प्रावधान करता है। देखो यहाँ पे लिखा ना, पारिणामिक ज्येष्ठता, मतलब मान लो, यही बताना ठीक हुआ इसको, 16(4) की बात है, ठीक है, 16(4) है और इसके भी 2 पार्ट हैं। एक तो 16(4)A है, ठीक है, इसको साफ साफ लिख देते हैं, 16 है और 16(4) है, इसके 2 पार्ट हैं, 16(4)A, ठीक है, और 16(4)B। इसको मिटा देते हैं, हाँ अब ठीक है, 16(4)A, 16(4)B। अब 16(4) कह रहा है कि हम जो पिछड़े वर्ग हैं ना, उनको राज्य सेवा में प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो हम 4A अनुच्छेद जाति, SC ST के लिए परिणामी वरिष्ठता के पदोन्नति के मामले से कोई SC का है उसको हम प्रमोशन दे देते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कोई जनरल कैटेगरी का है, दोनों ने IAS पास कर लिया, ठीक है, एक SC ST वाले ने भी कर लिया, जनरल में कर लिया, IAS बन गए, ठीक है, ओके, दोनों बन गए। लेकिन IAS में जो पदें होती है ना, उसमें ये जो है, ये इसका प्रमोशन पहले हो जाएगा, इसका वही रहेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, क्या ये है कि ये इससे मतलब इससे ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये परिणामिक ज्येष्ठता, यानी ये सीनियर हो गया। तो जी हाँ, ये भले ही पहले पहुंच गया पद में, लेकिन ये सीनियर होगा और ये नहीं होगा। भले ही दोनों ने साथ पास किया था, लेकिन इनको समाज में जो है उसका उद्भव लाने के लिए, इनको ऊपर लाने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसा तो ये मतलब नहीं है कि आपको नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, नहीं, वो उनका अधिकार है, उनको भी समाज में आना है,
इसलिए ऐसा नियम लाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा संविधान जो है ना बहुत जो है ब्रॉड है, और इस ब्रॉड होने के कारण जो है हमको मतलब सबके बारे में सोचा गया है, स्त्रियों के बारे में। वरना क्यों, स्त्री और बालक इंसान ही तो थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति वैसी थी। महिला रिजर्वेशन भी है, एससी रिजर्वेशन भी है, इकोनॉमिक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आ गया है अब। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मतलब जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है। हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं कोई भी परिप्रेक्ष्य में जिसने सहा ना हो। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ठीक है, अभी हमको पढ़ने से रिलेटेड है, इसको बिल्कुल भी उसमें मत लीजिएगा कि मैम ने ऐसा बता दिया कुछ नहीं। कोई दूसरा अदर इंसान भी होता है, वो भी आपको यही पढ़ाता। ठीक है, ये तो हमको तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, 16 बी कहता है कि SC ST के लिए आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष पे आगे चलकर हमको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड का नियम करना है। 16(5) कहता है, नहीं 16(4) भी, सॉरी। कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड ये कहता है कि मान लो कहीं पे 16 सीट्स थी जॉब की, 16 मान लो, ठीक है, लेकिन ये 16 सीट भरी ही नहीं। अगले साल 60 सीट्स आ गई, 60 यहाँ 16 थी, यहाँ 60 थी, ठीक है, चलो 100 मान लो यार, खाली वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। 100 सीट्स आ गई यहाँ पर, ये 100 से भर दी, और इस तो और 16 हमको 16 सीट्स भी पहले की भरनी है, तो ये 160 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पहले की सीट्स थी, इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी जो पहले की सीट बची हो उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि कोई भी पुजारी वगैरह है या फिर कोई मौलवी है, वो उस पद के लिए उनको जो ज्ञान है वो उसी पे बने रहेंगे। ठीक है, कोई दूसरा इंसान जिसको ज्ञान ही नहीं है वो मंदिर में पूजा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उनके लिए भी हमको जो है अधिकार दिए गए हैं कि हिंदू धर्म के लिए पुजारी केवल उसमें रहेंगे, और इमाम को ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो इस्लाम का पालन करता हो। तो हम विरुद्ध नहीं जा सकते। तो 16(5) यही है। इस अपवाद के रूप में अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों से व स्वतंत्रता के अनुच्छेद 16 के सार्वजनिक स्वरोजगार के मामले में अवसर समानता में ऊपर रखता है। 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में नागरिकों के पक्ष में राज्य की नियुक्तियों का 10%, यानी कि जॉब की बात चल रही है, वहाँ शिक्षा की बात चल रही थी 15(6) में, यहाँ जॉब की बात चल रही है 15(6) में। ठीक है, कि 10% का आरक्षण प्रावधान करने की अनुमति देता है। 10% आरक्षण मौजूदा आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतों के आधार पर 103वां संशोधन के तहत इसे भी जोड़ा गया है। ये इसमें देखते हो ना बॉक्स में ऐसे वाले, ये संशोधन के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ये इजी है बहुत। ठीक है, अब देखो अस्पृश्यता को अच्छे से परिभाषित नहीं किया, कौन अस्पृश्य है, ठीक है, उसकी परिभाषा यहाँ नहीं निर्धारित की। बस ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निर्बद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता को उपजी गई नियोगिताओं को लागू करना अपराध होगा जो विधि द्वारा दंडनीय होगा। ठीक है, एक यहाँ पे इससे पहले 16 में ही है मंडल आयोग, एक पढ़ लूँ। मंडल आयोग क्या है? अनुच्छेद 340 यहाँ पे रख देती हूँ एक कॉन्सेप्ट। एक तो आपको मंडल आयोग पढ़ाना है मुझे, इंदिरा साहनी केस और बहुत सारे केसेस हैं, और फिर है अनुच्छेद 18 जो आपको पढ़ना है। इसकी हम अलग से वीडियो ही बना देंगे। अभी हम डायरेक्ट अनुच्छेद 18 पे आ जाते हैं। कुछ 18 है, उपाधियों का अंत, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान, यानी कि भारत का कोई नागरिक जो है विदेशी राज्य को उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 का 1 कहता है कि राज्य, सेना व विद्या संबंधी, यानी कि PhD की कोई डिग्री तो उसको डॉक्टर लगाया जाता है, सेना है तो उसको
टैग दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी उपाधि कोई भी नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी भी, वो कोई उपाधि नहीं होती है लेकिन फिर भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अगर फिलॉसफी से पीएचडी कर रहे हैं तो आपका हाँ डॉक्टर लग जाएगा, या किसी भी सब्जेक्ट से, कोई सेना में है, कोई राज्य में जॉब है, अगर वहाँ पे वो टैग लगाने के योग्य है तो वो टैग लगेगा वहाँ पे, ठीक है, उपाधि लगेगी। लेकिन अगर आप नहीं हो तो नहीं लगेगी। और 18(2) कहता है अगर आप भारत के नागरिक हो तो विदेशी राज्य यानी कि बाहर के राज्यों से, बाहर के देशों से आप उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो 18(3) कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक नहीं भी है, ठीक है, लेकिन वो भारत में लाभ या विश्वास के किसी पद पर है, जॉब में है, तो वो राष्ट्रपति के बिना वो उपाधि धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का 4 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि राज्य के अधीन कोई लाभ, विश्वास या पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति है किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा कोई भी उपाधि, ठीक है। देखो जो पहला वाला है ना, राज्य को किसी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, उसको छोड़ के जो सैन्य होते हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड जो होते हैं उपाधि, यह भारत के किसी, और 18(2) कहता है भारत किसी नागरिक किसी भी विदेशी, ठीक है, भारत के किसी नागरिक को उपाधि देने से रोकता है। तीसरा कहता है कि जो विदेशी राष्ट्रपति की सहमति किसी विदेशी राज्य कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कोई भी पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। चौथा कहता है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण कर कोई भी नागरिक या विदेशी, इसमें नागरिक भी हैं विदेशी भी हैं, सहमति के बिना कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। 18 को मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, आई थिंक मैं इतने अच्छे समझा नहीं पाई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप पढ़ा रखा है आज तो, ठीक है, जितना भी पढ़ाया है डिमांड आएगी तभी आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।